जय हिंद। तो हम लोगों ने संविधान सभा पढ़ना शुरू, जिसमें संविधान सभा के बारे में 2 लेक्चर के माध्यम से पढ़ चुके हैं और आज संविधान सभा को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें जो आज हम लोगों का शुरू होने वाला है संविधान सभा का प्रमुख टॉपिक है ये संविधान सभा की समितियाँ। तो ये जो संविधान सभा की समिति है, इन्हीं विभिन्न समितियों के माध्यम से संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। तो ये जो समितियां थी, जिसमें से संविधान सभा में 8 बड़ी समिति और 13 छोटी समिति, 13 छोटी समिति थी, ठीक है। तो इन्हीं समितियों के माध्यम से सबका अपना अपना कार्य सौंपा गया और उसी समितियों के माध्यम से संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, संविधान निर्माण किया गया, ठीक है। अब देखिए, इन्हीं में जो समितियां थी, जो कुछ प्रमुख समिति है, एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है कि किस समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो इसी चीज़ को आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, जिसमें प्रमुख समितियों में एक संघ संविधान समिति और एक संघ विषय समिति, ये 2 प्रमुख समितियां हैं। संघ यानी आपका देश से संबंधित जुड़ा जो भी मामला है संघ से संबंधित, वो जहां भी आपको संघ दिखे वहां आप जो है उनके अध्यक्ष के तौर पे जवाहरलाल नेहरू के साथ जाइए, आपका सही हो जाएगा। तो संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आपके जवाहरलाल नेहरू। उसी तरह से जैसे आपको प्रांत संविधान समिति और प्रांत विषय समिति के अध्यक्ष अगर पूछे तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जाइए, आपका सही आंसर होगा और यही इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अब देखिए, अब है मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मूल अधिकार ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए, मूल अधिकार आपसे पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन आपसे मूल अधिकार उप समिति अगर सेटर आपको उलझाना चाहे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष JB कृपलानी हो जाएंगे। तो देखिए, इसको एक स्टोरी के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। देखिए, मूल अधिकार से आपको क्या होता है, आपको बेसिक राइट मिलता है, जिसके माध्यम से आप बोल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, यानी बहुत सारी एक्टिविटी आप मूल अधिकार के माध्यम से करते हैं। तो मूल अधिकार हम सब के ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो उसी तरह से आप इस पे याद रखिए, यानी कृपलानी कृपा बरसा रहे हैं। तो उप समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? JB कृपलानी, ठीक है। अब देखिए, मूल अधिकार और उप अल्पसंख्यक अधिकार समिति, इन दोनों के ही अध्यक्ष आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। लेकिन वहीं फिर से अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष अगर पूछे तो इसका हो जाएगा HC मुखर्जी। ये उप समिति वाला जो है सो आप लोग थोड़ा विशेष करके ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो इसका हो जाएगा HC मुखर्जी। और इसमें भी एक स्टोरी आप लोग जोड़ लीजिए कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो किस आधार पे हुआ था? वो हिंदू मुस्लिम को एक अल्पसंख्यक के रूप में दिखाकर कुछ क्षेत्र में हिंदू को अल्पसंख्यक दिखाए तो कुछ क्षेत्र में मुस्लिम को अल्पसंख्यक दिखाए, ठीक है। और इस तरह से बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। तो बंगाल में आपको मुखर्जी देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस
इस स्टोरी के माध्यम से भी इस चीज़ को याद कर सकते हैं। यानी अल्पसंख्यक के आधार पर जो है सो 1905 में आप इसको स्टोरी के तरह माइंड में बैठाइए और इस चीज़ को याद रखिए। अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, आप लोगों का है सदन संचालन समिति। सदन संचालन समिति, सदन को संचालन कौन करेंगे? जो सदन का अध्यक्ष होंगे, और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यही हो जाएंगे इसके भी अध्यक्ष। सदन संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। और फिर झंडा समिति, झंडा समिति के भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहब ही थे। अब देखिए, अब जो नया है कार्य संचालन समिति, संविधान सभा में जो विभिन्न पहलुओं पर कार्य किया जाता था, तो उन्हीं कार्य को संचालन करने के लिए जो एक समिति बनाया गया था कार्य संचालन समिति का, उसके अध्यक्ष हो जाएंगे के.एम. मुंशी। इनका कई बार फुल फॉर्म नाम भी पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिए, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी। ठीक है, अब देखिए क्रेडेंशियल समिति, क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो अब क्रेडेंशियल कई बार समझ में नहीं आता है, तो क्रेडेंशियल का मीनिंग आप लोग समझिए कि क्रेडेंशियल कहते किसको है। क्रेडेंशियल जो संविधान सभा में सदस्य गए हुए थे, उन्हीं को जांच पड़ताल करने के लिए कि कौन सदस्य कहाँ से आए हैं, सही सदस्य है या नहीं, उसी के लिए जांच के लिए जो समिति बना था, उसी को क्रेडेंशियल समिति कहते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। ठीक है, अब देखिए सदन समिति, सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, अब देखिए ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये हाईलाइट कर लीजिए इसको। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिए। जवाहरलाल नेहरू साहब कहाँ के अध्यक्ष थे? आपका संघ वाला जो भी रहेगा उसमें आप जाइएगा, और राज्यों के लिए जो समिति थी उसके लिए भी जवाहरलाल नेहरू साहब ही थे। अब देखिए संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। संविधान सभा में जो कार्य डेली का चलता था, उसके लिए डेली बेसिस पे जो कार्य होता था, उसके लिए जो समिति बना था संविधान सभा के लिए, कार्य समिति के अध्यक्ष ये जे.बी. कृपलानी साहब थे। और यही आगे चलकर जब संविधान लागू हो गया और लोकसभा का गठन हुआ, तो उसमें लोकसभा के ये प्रथम अध्यक्ष भी बने। कहाँ के प्रथम अध्यक्ष बने? ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा और उम्मीद करते हैं कि याद हुआ होगा। और थोड़ा बहुत जो याद नहीं हुआ हो उसे आप लोग लिखकर याद करने का प्रयास कीजिए। ये याद होता है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा, याद होता है और होगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान सभा जो है इस दो तरह से कार्य कर रही थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान सभा का जो गठन हुआ था, तो अंग्रेज 15 अगस्त 1947 के बाद 1947 के बाद यहाँ से चले जाने वाले थे। ठीक है, और यहाँ से जाने के बाद तो फिर यानी भारत स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद भारत का शासन प्रशासन भारतीयों के द्वारा ही किया जाना था। तो इसी के लिए संविधान सभा
दो तरह से कार्य कर रही थी। ठीक है, एक संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण किया जा रहा था। ठीक है, और दूसरा अंतरिम संसद के रूप में। ठीक है, अंतरिम संसद का मतलब ये हुआ कि उसी में किसी को विभिन्न कैबिनेट के माध्यम से जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक के लिए शासन प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई, और इसी तरह से दो तरह से आपका कार्य हो रहा था। तो एक तो संविधान निर्माण के लिए और एक अंतरिम संसद का गठन किया गया, और उसके माध्यम से देश के शासन प्रशासन का कार्य चल रहा था। और देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष तो आपके राजेंद्र प्रसाद साहब थे, और अंतरिम संसद के अध्यक्ष आपके कौन थे? जेबी कृपलानी। यही आगे चलकर आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने, प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है वो है आपका प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को आप लोग ध्यान से देखिए। ये जो आपका प्रारूप समिति था, ये एक महत्वपूर्ण समिति है। ठीक है, और ये जो महत्वपूर्ण समिति है, संविधान निर्माण में इस समिति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसलिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। तो देखिए, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। ये आपका दरोगा में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और पिछले बार बीपीएससी TRE यानी टीचर में भी, और जो आपका लोक सेवा वाला ये राज्य सिविल सेवा वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसे आप डेट के साथ याद रखिए, बेहतर होगा। ठीक है, अब देखिए, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे आपका, प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। कौन थे? तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उस समय संविधान सभा में जो आए थे वो, तो देखिए, बंगाल यानी पूर्वी क्षेत्र में यानी बंगाल पड़ता है, तो यहाँ से बंगाल का विभाजन हो गया। कुछ क्षेत्र आपका भारत में आ गया और कुछ क्षेत्र आपका पाकिस्तान में मिल गया। ठीक है, तो यही आपका जो पाकिस्तान में क्षेत्र चल गया यानी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से ये कहलाया, उसी क्षेत्र से विभाजन से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में चुनकर आए थे। लेकिन विभाजन के बाद संविधान सभा में आने के लिए उन्होंने पूना सीट से वो संविधान सभा में आए थे। ठीक है, और पूना सीट से जो आए थे, तो पूना सीट से इससे पहले जो आए हुए थे MR जयकर, यानी ये पहले इस सीट से संविधान सभा में पहुँचे थे। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को संविधान सभा में पहुंचाने के लिए इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया और अपने जगह पर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर साहब को संविधान सभा में भेजने का कार्य किए थे। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या 7। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसके अध्यक्ष आपका BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। और इन 7 सदस्यों का नाम आप लोग मेमोराइज कीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में कई बार ये आपको ऑप्शन फॉर्मेट में पूछ दिया जाता है कि इनमें से संविधान सभा के अध्यक्ष
कौन नहीं थे, कौन नहीं थे। इस तरह से आपको क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो नहीं दिया हुआ है यही आपको ध्यान रखना रहता है कि आपको कौन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के यहाँ पर संविधान सभा में प्रारूप समिति, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन नहीं थे। ठीक है, तो ये जो 7 सदस्य है इनको आप लोग अगर ध्यान में रखते हैं तो जो नहीं रहेगा वो आप खुद ब खुद आप उसे चुन पाइएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो 7 सदस्य थे, एक थे आपका एन गोपाल स्वामी आयंगर। ठीक है, यानी एक तो आपका BR अम्बेडकर साहब हो जाएंगे जो अध्यक्ष थे, और 6 सदस्य थे। ठीक है, तो इनमें एक हो जाएंगे एन गोपाल स्वामी आयंगर, फिर कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर KM मुंशी। और KM मुंशी को लेकर एक विशेष क्वेश्चन बनता है जो UPSC में भी पूछा गया है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उसमें से एकमात्र गैर कांग्रेसी, ये सभी गैर कांग्रेसी थे, एकमात्र अगर कांग्रेसी सदस्य आपसे पूछे तो आपका KM मुंशी साहब थे जो एकमात्र कांग्रेस से सदस्य प्रारूप समिति में थे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो अगला नाम है मोहम्मद सादुल्ला, एकमात्र मुस्लिम प्रारूप समिति में थे। ठीक है, अब देखिए अगला नाम BL मित्र। BL मित्र की जगह पर बाद में आए थे N माधवराव। ठीक है, देखिए BL मित्र बीमार पड़ गए थे जिस कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और इन्हीं के स्थान पर N माधवराव प्रारूप समिति में चुनकर आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे DP खेतान और जो अगला सदस्य थे इनकी मृत्यु हो जाती है। DP खेतान की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से उनके स्थान पर जो सदस्य चुनकर आए थे TT कृष्णमचारी आए थे। तो ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रारूप समिति, इसे आप लोग ध्यान रखिए। इससे आप लोग अपना नोट्स भी बनाते चलिए, वीडियो को रोकिए, उसे देखिए और नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आगे जो टॉपिक है वो हमारा थोड़ा फैक्चुअल हो जाएगा, एक डाटाबेस है। हालांकि ये आपका टॉपिक ही एक डाटाबेस टॉपिक था, तो इसमें आपको डाटा याद रखना ही होगा। अब देखिए संविधान सभा के द्वारा संविधान का जो निर्माण हुआ था, तो वो संविधान में सभा में 3 वाचन हुआ था। कितना वाचन? 3 वाचन। तो 3 वाचन में प्रथम वाचन जो हुआ था, यानी 4 नवंबर से 9 नवंबर तक प्रथम वाचन, यानी पहला जो सत्र चला था, सत्र का ना गलत होगा, तो यानी वाचन यानी कंटिन्यूअस, यानी कार्य चल रहा है, कितना दिनों तक चला है, तो उसी को प्रथम वाचन बोलेंगे। और प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था, और ये जो है सो सबसे छोटा वाचन था। ठीक है, सबसे छोटा, इसे भी ध्यान रखिए। और द्वितीय जो वाचन था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, और ये जो है सो सबसे लंबा वाचन था। ठीक है, और देखिए ये जो आपका हो जाएगा, ये जो तृतीय वाचन है, तृतीय वाचन आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक है, ये सब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। हालांकि इसे उतना याद करने की भी आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग इसे जानकारी के तौर पे याद रखिए। ठीक है, अब देखिए जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर साहब।
तो इन्होंने जब अपना अंतिम प्रारूप पेश किए थे तो क्या कहकर संबोधित किए थे अंतिम प्रारूप को, तो उनका ये जो उनका स्टेटमेंट था, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, इसके नाम से अंतिम प्रारूप पेश किए थे। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसे भी आप लोग ध्यान रखिए। अगर सिस्टमेटिक वे में आप लोग इसे पढ़ते हैं तो आप लोग को याद करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए आपका 26 नवंबर 1949 ये एक महत्वपूर्ण डेट है। यानी संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो उसके बाद यानी संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया और ये संविधान जो बनकर तैयार हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसे स्वीकार किया गया, आत्म अर्पित किया गया और आंशिक रूप से संविधान को लागू भी किया गया। आंशिक रूप से लागू करने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में जो मूल रूप से है 395 अनुच्छेद, ये जो अनुच्छेद है इसमें से 16 अनुच्छेद इसी डेट को लागू कर दिया गया था। अब देखिए, बहुत से बुक में आपका 15 आर्टिकल के बारे में ही दिया हुआ है कि 15 अनुच्छेद ही लागू किया गया है, लेकिन यहाँ पर 16 अनुच्छेद आप लोग याद रखिए कि 16 अनुच्छेद इस डेट को लागू कर दिया गया था। ठीक है, उसका कारण ये है कि आर्टिकल अनुच्छेद 394 के तहत ये कहा गया है कि अनुच्छेद 394 के तहत जो बाकी आपका 15 अनुच्छेद है उसको लागू किया जाता है। तो यानी इसी अनुच्छेद के तहत ये जो आपका 15 अनुच्छेद है उसी को लागू किया गया है। यही कारण है कि आपका कोई बुक, बहुत सारे ऐसे बुक है जिसमें आपको 15 अनुच्छेद के बारे में ही चर्चा किया गया है कि 15 अनुच्छेद लागू हुआ है, लेकिन जिस अनुच्छेद के माध्यम से ये 15 लागू हुआ है उसको बहुत बुक यानी उसको ऐड नहीं करता है, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। यही कारण है कि आप लोग 16 याद रखिए, क्योंकि इसी आर्टिकल के माध्यम से तो ये सब लागू हुआ है, तो इसीलिए इस आर्टिकल को भी हम लोग शामिल करेंगे। ठीक है, इतना ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि 26 नवंबर 1949 क्यों महत्वपूर्ण है और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिस कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग अलग से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अब देखिए 24 नवंबर 1949 24 जनवरी 1950 होगा यहाँ पर, 24 जनवरी 1950, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, थोड़ा एरर था यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ। इसमें यानी कुल बैठक अभी तक अगर 24 जनवरी 1950 को भी जोड़ लिया जाए तो 167 बैठक हुआ और इतना में आपका 12 सत्र हुआ था। ठीक है, कुछ बुक में आपको 11 सत्र भी मिलता है, तो उसका कारण ये है कि आपको 24 जनवरी को लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए 11 या 12 आप लोगों को इसी तरह से दिया जाएगा, तो इसे आप लोग ध्यान रखिए। तो ये जो हुआ था, तो इसी रोज़ संविधान पर हस्ताक्षर भी हुआ था, तो जिसमें 284 सदस्यों ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 8 महिला शामिल थी।
ठीक है, आप लोग को ये इतना क्लियर हो चुका होगा। और फिर 26 जनवरी 1950 को, यहाँ पर 50 कीजिए, 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू कर दिया गया। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू किया गया। तो इसके पीछे जो लॉजिक है, इसका कारण ये है कि आप लोगों को याद होगा कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। ये जो स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया गया था, उसी डेट को यादगार बनाने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। और इसी डेट से हमारा देश गणतंत्र हुआ। हालांकि गणतंत्र के बारे में आप लोग को हम विशेष बताएंगे जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। हर एक शब्द का वहाँ पे चर्चा किया जाता है कि किस शब्द का क्या मतलब है, तो वहाँ हम लोग डिटेल में से पढ़ेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया और हमारा देश गणतंत्र हुआ। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसे भी देखते चलिए। ये जो है आपका 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 इसी डेट को राष्ट्रपति भी जो है सो चुन लिया गया। राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति भी 24 जनवरी 1950 को ही चुना गया। और ये आपका कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके पहले राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को भी इसी डेट को यानी अपनाया गया था, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत। ठीक है, अब देखिए तिरंगा जो हम लोग, हमारा राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, उसी जो है सो कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को अपनाया गया था। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और इसे कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। अब देखिए संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हो चुका है, तो इसे बनकर तैयार होने में कितना समय लगा? तो इसे बनकर तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। और इस पर जो है सो लगभग इतने दिन में संविधान के ऊपर 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। तो आप लोग लगभग में अप्रॉक्स में 64 लाख रुपया आप लोग याद रखिए, यानी 63,96,729 रुपया। ठीक है, अब देखिए संविधान का जो सुलेखन है, सुलेखन मतलब यानी लेखन शैली करने का कार्य कौन किए थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा संविधान लेखन का कार्य किया गया था। और इस पर चित्रकारी, जो साइड में आप संविधान जो मूल कॉपी है उसमें चित्रकारी किया गया है साइड में, तो वो चित्रकारी करने का काम जो किए थे तो वो नंदलाल बोस के द्वारा किए गए थे। तो आप लोग सुलेखन का कार्य कौन किए थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, और चित्रकारी का काम नंदलाल बोस के द्वारा। वही आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका हिंदी प्रतिलिपि हिंदी में कौन इसे लिखे थे? तो वसंत कृष्ण वाइद, वसंत कृष्ण वाइद के द्वारा इसे हिंदी में लिखा गया था। तो अब देखिए इसका जो मूल रूप था संविधान का, वो आपका अंग्रेजी में लिखा हुआ था। अंग्रेजी में उसी का ट्रांसलेट हिंदी में जो किए हैं वो वसंत कृष्ण वाइद के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, ये जानकारी आप लोगों को समझ आ चुका होगा और याद भी करने का आप लोग प्रयास किए होंगे और याद भी हुआ होगा। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक पोर्शन है, उसे हम लोग देख लेते हैं। ये जो स्टैटिक पोर्शन है आपका, इसमें संविधान सभा में
सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कहाँ से चुनकर आए थे? तो संविधान सभा में जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुनकर आए थे वो आपका संयुक्त प्रांत हो जाएगा। संयुक्त प्रांत आज के यूपी से आप समझ सकते हैं। तो वहाँ से आपका 55 प्रतिनिधि चुनकर गए थे। कितना प्रतिनिधि? 55 प्रतिनिधि। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया। और फिर बिहार से देखिए, बिहार से संविधान सभा में कितने प्रतिनिधि चुनकर गए थे? तो 36 प्रतिनिधि संविधान सभा में चुनकर गए थे। बिहार से कितने? 36 यानी प्रतिनिधि। ठीक है, अब देखिए देशी रियासत में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि मैसूर से चुनकर गए थे। मैसूर, यहाँ पर मैसूर लिखा हुआ है। तो मैसूर से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुनकर गए थे और उसकी संख्या थी 7। ठीक है, और फिर संविधान सभा में देशी रियासत हुआ करता था हैदराबाद, और हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जहाँ के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में हैदराबाद से नहीं पहुँचा था। और फिर देखिए गांधी जी की हत्या कर दी गई। उसके बाद 7वें अधिवेशन में उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया था गांधी जी को। ठीक है, यानी इतना था आपका संविधान सभा। और संविधान सभा हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब आप लोगों को संविधान सभा से मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हमारा 3 लेक्चर के माध्यम से ये संविधान सभा हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और फिर पढ़ते रहिए। जय हिंद।